हेलो गाइस, वेलकम टू रंकायन एकेडमी। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। जैसा कि आपको पता ही है कि यूपी लेखपाल में 25 नंबर का जो वेटेज है वो ग्राम समाज एवं विकास का ही है। इसके संदर्भ में हमने इसके 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और उन 3 चैप्टर के जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए थे या तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जिनके आने की संभावना काफ़ी अधिक है, उसको हमने अपने चैप्टर के लास्ट में डिस्कस कर लिया है। तो अब हम न्यू चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर स्टार्ट किए हुए हैं, जो है ग्राम समाज में। ठीक है ना। तो आइए इसको देखते हैं यहाँ पर कि ये चैप्टर क्या है। मैं आपको एक बार इसका पीडीएफ दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। तो इस तरीके से इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया हुआ है। आप लोग इसको देख सकते हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, परिवार का अर्थ एवं परिभाषाएं। ठीक है ना। कल हमने नगर और ग्राम में सारे अंतर को देख लिया था, उसके समतुलनात्मक हमने अध्ययन कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है परिवार का अर्थ एवं परिभाषाएं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। जो परिवार है वो अंग्रेजी के फैमिली से आया हुआ है। परिवार अंग्रेजी के फैमिली से आया हुआ है, यानी कि फैमिली का हिंदी में अर्थ क्या होता है? परिवार होता है। अब परिवार के बारे में कुछ विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे हैं, अपनी अपनी परिभाषाएं रखे हैं। तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि किस विद्वान ने कौन सी अपनी पुस्तक में कौन से विचार रखे हैं। यदि उन्होंने किसी स्पेशल पुस्तक में लिखा है तो उसको भी आपको पढ़ना है। जैसे कि एक विद्वान हुए मर्डॉक। जो मर्डॉक साहब हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, सामाजिक जीवन। तो मर्डॉक साहब ने जो अपनी पुस्तक लिखी सोशल स्ट्रक्चर, उसमें इन्होंने बताया कि ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें परिवार अनुपस्थित हो। उपस्थित और अनुपस्थित दो अलग अलग शब्द होते हैं। ठीक है ना। तो मर्डॉक साहब ने क्या बताया? मर्डॉक साहब ने एक अपनी पुस्तक लिखी सोशल स्ट्रक्चर, उसमें इन्होंने बताया कि ऐसा कोई समाज ही नहीं है जिसमें परिवार अनुपस्थित हो। प्रश्न आपसे आएगा कि मर्डॉक ने कौन सी पुस्तक लिखी? सोशल स्ट्रक्चर। परिवार के बारे में उन्होंने क्या बोला? तो उन्होंने परिवार के बारे में बोला ऐसा कोई समाज ही नहीं है जिसमें परिवार अनुपस्थित हो। ठीक है ना। क्योंकि परिवार का मतलब क्या होता है? भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी। तो जब तक ये सब सम्मिलित नहीं होंगे तब तक एक समाज बनेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो ऐसा कोई समाज ही नहीं है जहां पर परिवार अनुपस्थित हो। आइए आगे देखते हैं। मैकाइवर एवं पेज, इन्होंने संयुक्त रूप से एक विचार रखे हैं, मैकाइवर और पेज। ठीक है ना। आइए देखते हैं इनके विचार। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि संकट काल में व्यक्ति देश के लिए युद्ध करता है। जब संकट काल देश पे आता है तो व्यक्ति देश के लिए युद्ध करता है और शहीद हो जाता है, किंतु परिवार के लिए जीवन पर्यंत परिश्रम करता है। ठीक है ना। मैकाइवर एवं पेज जो हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैकाइवर एवं पेज, ये जो दो लोग हैं, यह देश और परिवार के बीच में एक समतुलनात्मक जानकारी दे रहे हैं। मैकाइवर एवं पेज का मानना है कि जब देश पे संकट काल आता है, जब युद्ध की स्थिति आती है, ठीक है ना, तो जो देश के जवान होते हैं, जो देश के लोग होते हैं, अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं, यानी कि अपने जीवन को दांव पे लगाकर लड़ते हैं। लेकिन परिवार एक ऐसी चीज होती है कि व्यक्ति जीवन पर्यंत परिवार के लिए परिश्रम करता है। देश पे क्या हुआ कि हमेशा तो संकट काल आएगा नहीं, कभी कभी संकट काल आया तो लोग अपने प्राणों तक की आहुति दे देते हैं। लेकिन परिवार ऐसा होता है कि उसके लिए जीवन पर्यंत परिश्रम करना पड़ता है। यदि आपसे पूछ ले कि मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जो परिवार है उसके लिए व्यक्ति जीवन पर्यंत परिश्रम करता है, क्या यह कथन सही है? तो आप लोग सही टिक करेंगे। ठीक है ना। अब आइए, किंग्सले डेविस भी एक विद्वान है। इन्होंने परिवार के बारे में अपने क्या विचार दिए हैं? तो परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है
जिनका एक दूसरे के प्रति संबंध सगोत्रता पर आधारित होता है और एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। अब कोई परिवार है तो परिवार क्या होगा, सगोत्रता यानी कि उनका जो गोत्र होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो सेम ही होगा। उनका कहीं ना कहीं एक ही खून से, एक ही ब्लड से उनका संबंध होगा, ठीक है ना, कि कोई दादाजी का भाई है तो कोई उनका बेटा है, तो कोई उनका भाई है, तो कोई उनका बेटा है, उनकी बेटी है, ठीक है ना, इस परिवार से होगा। यानी कि सगोत्रता पर आधारित होता है और एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं, यानी कि उनमें रक्त यानी कि जो खून है उसका एक ही होता है, यानी कि खून से संबंध उनका होता है कि वह उनके बेटे हैं, वह उनके बेटे हैं। तो इस तरीके के जो विचार थे वो किंग्सले डेविस के अनुसार थे कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनका एक दूसरे के प्रति संबंध सगोत्रता पर आधारित होता है और एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। तो अभी आपने देखा मैकाइवर और किंग्सले डेविस के अनुसार, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। डीएन मजुमदार के अनुसार, यह कथन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। डीएन मजुमदार, आप लोग नाम याद रखिए। देखिए परिवार की परिभाषाएं तो एक या दो होती हैं, लेकिन कभी कभी आपसे जो प्रश्न पूछता है स्पेसिफिक नाम देके पूछ देता है कि डीएन मजुमदार के अनुसार कौन सा कथन सही है, और 4 वहाँ पे ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने परिवार के बारे में क्या बोला है। बात समझ में आई। जैसे मैं आपको पिछला दिखाऊं तो यहाँ पर मैकाइवर एवं पेज जो हैं इन्होंने क्या बोला था कि व्यक्ति देश के लिए युद्ध करता है और शहीद हो जाता है, किंतु परिवार के लिए जीवन पर्यंत परिश्रम करता है। और किंग्सले डेविस ने क्या बोला था कि परिवार एक ऐसा समूह है जहां पर एक दूसरे से रक्त से संबंध होता है, एक दूसरे व्यक्तियों का रक्त से संबंध होता है। और डीएम मजुमदार के अनुसार देखते हैं तो परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक मकान में रहते हैं। डीएम मजुमदार साहब परिवार के बारे में क्या बोलते हैं कि परिवार एक ऐसा समूह होता है जो सभी लोग एक मकान में रहते हैं, रक्त द्वारा संबंधित होते हैं, ठीक है ना, रक्त द्वारा संबंधित होते हैं तथा स्थान, स्वार्थ एवं पारस्परिक कर्तव्य बोध के आधार पर भावना रखते हैं तथा समान होने की चेतना रखते हैं। अब आपका परिवार है, आप बहुत अधिक मत सोचिए, अपने परिवार को ही सोचिए। तो आपके परिवार के लोग एक मकान में रहते हैं, एक घर है आपका, सभी लोग का संबंध रक्त से है। स्थान, स्वार्थ एवं पारस्परिक कर्तव्य बोध के आधार पर, वहाँ पर पिताजी हैं तो उनका कुछ कर्तव्य है, ठीक है ना, माता जी हैं तो उनका कर्तव्य है, भाई है, बहन है, दादा हैं, यानी कि हर कोई अपने अपने कर्तव्य से बंधा हुआ है, पारस्परिक कर्तव्य है वहाँ पर, ठीक है ना। भावना रखते हैं तथा समान होने की चेतना रखते हैं, यानी कि उनको पता ही है कि हम सब एक समान हैं, हमारा परिवार समान है, हम एक हैं। ऐसे विचार डीएन मजुमदार के थे, तो आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए इसको बैठ के ना याद व्याद नहीं करना है, बस केवल इसको बार बार पढ़ के समझ लेना है कि ये कहना क्या चाहते थे, ठीक है। अब हमने परिवार देख लिया, परिवार की परिभाषाएं देख ली, अलग अलग विद्वान का अलग अलग विचार देख लिया। तो आइए देखते हैं परिवार की विशेषताएं, ठीक है ना। कल हमने नगर एवं गांव पढ़ा था, अब हम परिवार को पढ़ रहे हैं। तो परिवार की विशेषताएं में क्या है, बच्चों का लालन पालन, परिवार में बच्चों का लालन पालन होता है ना, परिवार के लोग करते हैं। दीर्घकालिक समूह, यानी कि जो परिवार के लोग होते हैं दीर्घ काल तक एक समूह में रहते हैं। ये हमारे दादाजी हैं, ये हमारे पिताजी हैं, यानी कि जो उनका समूह बना रहता है वो लंबे समय के लिए रहता है। ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद मतलब सारी चीज़ें खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। भावनात्मक लगाव, यानी कि जो परिवार में लोग हैं उनका भावनात्मक लगाव है कि उनको कष्ट हुआ तो उनको भी दुख होगा, ठीक है ना, तो इस तरीके का लगाव होता है। ये सब चीज़ें परिवार में ही देखी जाती हैं। रक्त संबंधों का बंधन, लोग बोलते हैं ना कि अरे इससे हमारा खून का संबंध है, यह हमारा भाई है, तो ऐसी चीज़ें परिवार में देखने को मिलती हैं। सदस्यों का उत्तरदायित्व, तो वहाँ पर हर किसी का उत्तरदायित्व होता है, बड़ा है, छोटा है, पिताजी हैं, दादाजी हैं, चाचा जी हैं, तो सबका एक उत्तरदायित्व होता है परिवार के लिए। समाजीकरण, जो परिवार होता है वो समाज के बंधनों से बंधा होता है, यानी कि जैसा समाज होता है वैसा परिवार होता है, इस तरीके की भावना वहाँ पर देखने को मिलती हैं। सामाजिक नियंत्रण का प्रभावी साधन, मैंने पहले भी वीडियो में बहुत बताया कि सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, यह अनौपचारिक होता है, ठीक है ना, यानी कि सामाजिक नियंत्रण के नियम कानून संविधान में नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन एक ऐसी सोच है, एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसी व्यवस्था है कि लोग उसको फॉलो करते हैं और सामाजिक नियंत्रण में परिवार आते हैं, ठीक है। आइए
परिवार के उद्विकास का वर्गीकरण, उद्विकास यानी कि परिवार कैसे बना, क्या बना, ठीक है ना, उसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। अमेरिकी मानवशास्त्री एल.एच. मॉर्गन ने अपने परिवार के विकास को 5 स्तरों में दिया है। तो अमेरिकी मानवशास्त्री एल.एच. मॉर्गन के अनुसार परिवार के उद्विकास को हम समझेंगे यह क्या है। तो सबसे पहले समरक्त विवाह परिवार, यह परिवार का प्रारंभिक रूप है जिसमें यौन स्वच्छंदता अर्थात समान स्थिति वाले व्यक्ति पिता पुत्री बहन भाई के बीच विवाह करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। देखिए पहले क्या था, जब परिवार का उद्विकास यानी कि जैसे मानव का हम उद्विकास पढ़ें, हम मानव का उद्विकास पढ़ें तो मानव का उद्विकास में क्या था कि पहले यह बंदर टाइप के थे, फिर आदि मानव हुए, फिर थोड़े सभ्य हुए, ठीक है ना, फिर एडवांस वर्जन आ गया। तो परिवार में क्या था, देखिए आज की परिवार की परंपरा थोड़ी अलग है। क्या पहले भी वैसी थी? नहीं, स्टेप बाय स्टेप आज परिवार यहाँ तक आया है, ठीक है ना। तो समरक्त विवाह परिवार यानी कि पहले का जो परिवार था, ये अमेरिकी मानवशास्त्री एल.एच. मॉर्गन ने अपने परिवार के विकास के 5 स्तरों में दिया है, ठीक है ना। इसको आप लोग अपने घर, अपने देश, अपने क्षेत्र के बारे में इसको नहीं लेंगे, पहले ही वार्निंग दे दी गई है कि अमेरिकी मानवशास्त्री एल.एच. मॉर्गन के अनुसार है। यह अपने परिवार के उद्विकास के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो उनके अनुसार हम देखते हैं कि बातें क्या थी। समरक्त विवाह परिवार, समरक्त यानी कि एक ही रक्त में विवाह हो सकता था। समरक्त यानी कि क्या बोलते हैं कि हमारा जो कल्चर है उसमें क्या होता है कि रक्त के संबंध में शादी नहीं होनी चाहिए, कि जिनसे रक्त का संबंध है, जिनसे खून का संबंध है, उनसे शादी नहीं होगी। लेकिन एल.एच. मॉर्गन जो अमेरिकी मानवशास्त्री हैं, इन्होंने उद्विकास परिवार के बढ़ते हुए क्रम के बारे में बताया है। पहले बताया है कि समरक्त विवाह परिवार यानी कि पहले जो था वह रक्त संबंध में विवाह हो सकता था। यह परिवार का प्रारंभिक रूप है जब परिवार बनना स्टार्ट हुए थे, जिसमें यौन स्वच्छंदता अर्थात समान स्थिति वाले व्यक्ति पिता पुत्री बहन भाई के बीच विवाह करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। यानी कि जब जो पहले का प्रारंभिक परिवार था, जब परिवार बनना स्टार्ट हुआ था एल.एच. मॉर्गन के अनुसार अमेरिकी अर्थशास्त्री, तो उसमें क्या था कि पिता पुत्री बहन भाई के बीच विवाह करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। यानी कि समरक्त विवाह परिवार, एक रक्त संबंध में विवाह परिवार संभव था, ठीक है। समूह विवाह, मॉर्गन का तात्पर्य ऐसे परिवार से है जिसमें सामूहिक विवाह का प्रचलन था, जिसमें एक परिवार के सभी भाइयों का विवाह दूसरे परिवार की सभी बहनों से हो जाता था। यानी कि समूह विवाह को बोले तो मॉर्गन बोलते हैं कि जब परिवार का उद्विकास हुआ तो सबसे जो प्रारंभिक स्टेज था उसमें समरक्त विवाह भी संभव था कि पिता पुत्री भाई बहन इस तरीके का विवाह वहाँ पे संभव था। और दूसरा विकास में इन्होंने कहा कि जिसमें सामूहिक विवाह प्रचलन में था। यदि किसी एक परिवार के एक लड़के की शादी दूसरे परिवार के दूसरी लड़की से हो रहा है तो इनके सारे बेटों की शादी इनकी सारी बेटियों से हो जाएगा। आपने रामायण में भी देखा होगा, ठीक है ना, कि राम जी के सारे भाइयों की शादी जो सीता जी थी उनकी सारी बहनों से हो गया था, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, सिस्मामंडियन परिवार, ठीक है। इस परिवार में विवाह यद्यपि एक ही स्त्री के साथ होता था, लेकिन पुरुष परिवार की सभी विवाहित स्त्रियों के साथ यौन संबंध रख सकता था। यह जो एल.एच. मॉर्गन के अनुसार यह अमेरिकी मानवशास्त्री हैं, इन्होंने अपने परिवार के उद्विकास के बारे में जो तीसरा स्टेज बताया वह यहाँ पर क्या था कि सिस्मा इंडियन परिवार, यानी कि इस परिवार में विवाह यद्यपि एक ही स्त्री के साथ होता था, लेकिन पुरुष परिवार की सभी विवाहित स्त्रियों के साथ यौन संबंध रख सकता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको आप लोग देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार यानी कि पेट्रियार्की समाज, ऐसा समाज आज हमारे देश में देखने को मिलता है कि इस अवस्था में परिवार पर पुरुष का आधिपत्य होता था। आज भी हमारा जो गांव है, जो हमारा समाज है, वहाँ पर पुरुषों का जो होता है वर्चस्व ज़्यादा देखने को मिलता है। यह एक से अधिक पत्नियां रख सकता था, स्त्रियों की तुलना में इसके अधिकार अधिक थे। यानी कि जो चौथा स्टेज उन्होंने बताया हुआ है मॉर्गन साहब ने, उन्होंने क्या बताया है कि परिवार एक पितृसत्तात्मक परिवार होता था, कि इस अवस्था में परिवार पर पुरुष का आधिपत्य था। यानी कि जो पुरुष हैं उनका प्रभाव ज़्यादा रहता था और पुरुष एक से अधिक पत्नियां रख सकते थे, लेकिन पत्नियां एक से अधिक पुरुष नहीं रख सकती थी।
स्त्रियों की तुलना में इनका अधिकार अधिक था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। एक विवाहित परिवार, अब जो 5वां स्टेज में वो आ गए हैं, परिवार के उद्विकास में 5वें स्टेज में वो आ गए हैं। तो मार्गन के अनुसार, एल.एच. मार्गन के अनुसार परिवार के विकास के अंतिम और आधुनिक अवस्था एक विवाहित परिवार है, जो अभी मॉडर्न परिवार परंपरा चल रही है। ठीक है ना, जो अभी की परिवार परंपरा चल रही है उसमें क्या है कि इसमें एक पुरुष एक ही स्त्री से यौन संबंध रखता है। अभी जो परिवार की परंपरा चल रही है कि एक पुरुष एक ही स्त्री से यौन संबंध रखता है, यानी कि परिवार को बढ़ाने में, ठीक है ना, सिर्फ एक ही स्त्री और एक ही पुरुष के साथ संबंध बना सकता है। ये आज की मॉडर्न फैमिली, यानी कि जो विकास का 5वां स्तर है वो यह है कि एक व्यक्ति एक स्त्री से शादी करेगा और उसके साथ यौन संबंध बनाएगा और परिवार को आगे बढ़ाएगा। आइए देखते हैं ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के कारण। ठीक है ना, हमने परिवार के उद्विकास को देख लिया, हमने परिवार की परिभाषाएं देख ली, परिवार के उद्विकास को देख लिया। मैं आपसे फिर से बताता हूं कि एल.एच. मार्गन अमेरिकी जो समाजशास्त्री थे, उन्होंने परिवार के उद्विकास में अपने थॉट दिए हैं। वो अपने आसपास के परिवारों के बारे में बता रहे हैं। तो आप लोग इसको अपने देश, अपने राज्य, अपने क्षेत्र में लेकर, ठीक है ना, इसको दिल पे मत ले लीजिएगा, यह क्या उन्होंने बोल दिया, कैसे बोल दिया कि भाई बहन कैसे शादी करेंगे, ये सब चीज़ें, ठीक है ना, डिबेट से परे हैं। ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के कारण अब जो गांव का परिवार था अब वो धीरे धीरे थोड़ा बदल रहा है। आप यदि 20 साल पहले अपने दादाजी से पूछे कि गांव में क्या था, कैसी परंपरा थी, कैसी स्थिति थी, कैसा खान पान था, और आप उसको नोट करके आज से तुलना करें तो काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो वह गांव के परिवार में अंतर क्यों आए उसके बारे में हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे औद्योगिकरण, ठीक है ना, अब गांव में क्या है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और कृषि जो है वो तो क्या है, सीमित है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि गांव से चलकर शहर आ जाते हैं। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है कि कल्चर थोड़ा नगर शहर में मिक्स होने लगता है। और औद्योगिकरण, जो गांव का मुख्य कार्य था कृषि और पशुपालन, तो गांव की सारी परंपरा जो थी वो कृषि और पशुपालन पर ही निर्भर करती थी। लेकिन औद्योगिकरण, बड़े बड़े कारखाने गांव में खुलने लगे, ठीक है ना, तो वहाँ का कल्चर थोड़ा सा कृषि और पशुपालन से हटके उद्योग की तरफ भी आ गया। तो वह भी ग्रामीण परिवार में परिवर्तन का एक कारण था। ठीक है, नगरीकरण, इसके विकास से लोग नगरीय वातावरण से अवगत होकर नवीन परंपराएं, विचार आदि को स्वीकार कर रहे हैं। यानी कि जो गांव नगर के थोड़े समीप हैं तो गांव के लोगों का नगर में आना जाना लगा रहता है, और जो नगर की परंपरा है वो गांव की तरफ भी फैल रही है। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है कि उनके विचारों में नगर के जो थॉट हैं वो गांव के विचारों में आने लगे हैं। ठीक है, यातायात का विकास, पहले क्या था कि गांव जो है, गांव के लोग पूरा जीवन बीत गया, 50 किलोमीटर दूर कभी गए ही नहीं। उनको दुनिया जो है वो गांव में ही होती है कि जो भी है यही है, विश्व यही है। लेकिन जब यातायात के साधन अच्छे हो गए तो लोग वहाँ से शहर आने लगे, शहर से गांव जाने लगे, तो शहर की जो बातें हैं वो गांव में देखने लगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से गांव के परिवार में भी परिवर्तन होने लगा। यातायात का विकास, इसने गांव तथा नगरों को जोड़कर उनका पारिश्रमिक खर्च बचा दिया, जिससे लोगों ने नगर से जुड़कर अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव किया। जब लोग आसानी से शहर में आने लगे, ठीक है ना, तो जो उनका कार्य स्ट्रक्चर था, जो वो कार्य गांव में करते थे, अब वो शहर में भी आकर करने लगे। ठीक है, तो उससे परिवार का जो था, जो पिछले ज़माने का ग्रामीण परिवार था, उसमें बदलाव होने लगा। जनसंख्या वृद्धि से कृषि पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अब गांव में भी आप देखेंगे तो जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। अब कृषि क्या है, कृषि जमीन तो एक ही समान है, जितनी पहले थी उतनी आज भी है, बल्कि घट भी रही है। लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, मकान बन रहे हैं, तो इससे लोग रोजगार की तलाश में नगरों में जा रहे हैं। फलतः पारिवारिक स्वरूपों में बदलाव आ रहा है। जब लोग गांव से नगर में आ रहे हैं तो नगर का जो कल्चर है, जो एक्टिविटी है, उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं। ठीक है ना, फिर गाँव में जाकर फिर उसको बता भी रहे हैं, ठीक है, उसको फैला भी रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि परिवार क्या होता है, परिवार की परिभाषाएं क्या होती हैं, ठीक है ना, और परिवार का उद्विकास एल.एच. मार्गन के अनुसार हमने यहाँ पर देख लिया। फिर जो
परिवार में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है और वो परिवर्तन क्यों आ रहा है उसको भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।